पूर्वी हसीन लड़कियों में से एक थी। जब से मैंने उसे देखा था, उसे देखते ही अपना दिल हार बैठा था। मैं उससे शादी करने के लिए मचल उठा और उसके घर रिश्ते भेजना शुरू कर दिए। पूर्वी के माँ बाप ने भी इस रिश्ते में ज़्यादा नानुक्कर नहीं की और जल्द ही इस रिश्ते को ओके कर दिया। मैं बहुत खुश था, लेकिन पूर्वी की कुछ शर्तें थी जो मुझे बाद में मालूम हुई, जिसमें से एक शर्त यह थी कि शादी का फंक्शन सुबह 8 बजे होगा। पूर्वी की बाकी और शर्तों को जानकर मुझे कोई शौक नहीं था और ना ही उन्हें जानना मैंने ज़रूरी समझा। पूर्वी ने मुझे कहा भी था कि मेरी शर्तों को जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, लेकिन मैं उसके इश्क में इस कदर पागल हो चुका था कि मैंने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे लिए यही बहुत था कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे मेरी शादी हो रही है। मैं जानता था कि पूर्वी से शादी करके मैं कभी नहीं पछताऊंगा। 14 फरवरी से एक दिन पहले संडे के दिन पूर्वी से मेरी शादी हो गई। पूर्वी के साथ मेरी शादी हो रही है, यह सोच सोच कर मैं फूला नहीं समा रहा था। पूर्वी इतनी खूबसूरत है कि कोई भी उसका दीवाना हो सकता है। आखिरकार शादी का दिन आ पहुंचा और पूर्वी की और मेरी शादी संपन्न हुई और मैं उसे विदा करके अपने घर ले आया। रात के 3 बजे पूर्वी को मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। पूर्वी को देखने के लिए मेरा दिल बेचैन हो रहा था। मैं कमरे में पहुंचा और सुहाग की सेज पर बैठकर कीमती हीरे की अंगूठी पूर्वी की उंगली में पहना दी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने जैसे ही उसका घूंघट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया और कहा, रुक जाओ, जो मेरी बाकी की शर्तें सुन लो। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो तुम मुझे अभी इसी वक्त तलाक दे सकते हो। पूर्वी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मेरे दिल को कुछ होने लगा। मैं बोला, तुम औरत होकर तलाक की बात अपने मुंह से कैसे कर सकती हो? मेरी बात सुनकर पूर्वी बोली, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं जैसा कहती हूँ तुम्हें वैसा करना पड़ेगा, और जो शर्त तो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, रात को तुम कभी भी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, तब भी मुझे रात में नहीं देखोगे। और ना ही वह शर्त बहुत ही आसान है। वह शर्त यह है कि रात को मैं किसी से मिलूंगी, अंधेरे होते ही मैं अपने कमरे में आ जाऊंगी। तुम चाहे तो रात को अंधेरा होते ही मेरे कमरे में मेरे साथ आ सकते हो, नहीं तो बाहर घूम फिर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई पाबंदी नहीं है। अपनी पत्नी के मुंह से ये सब शर्त सुनकर मैं तो डर ही गया। तुम मुझसे वादा करो कि रात को तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देखोगे। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। मैं बोला, पूर्वी, ये क्या बेहुदा बातें कर रही हो? ये कैसी अजीब सी शर्त है? अगर तुम मुझे शर्त की वजह, लेकिन बिना किसी वजह के मैं तुम्हारा चेहरा रात को क्यों ना देखूं? अगर मैं तुम्हारा ये चांद सा चेहरा नहीं देखूंगा तो मुझे चैन कैसे आएगा? मुझे लगा था कि यह तुम्हारी कोई अदा है। शायद वो मेरे साथ कोई मजाक कर रही है, लेकिन वह तो बहुत सीरियस थी। पूर्वी बोली, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो मैं फिर सुबह को ही तुमसे तलाक ले लूँगी। पूर्वी की बात सुनकर मेरे होश हवास गुम हो गए थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने सीरियस होते हुए कहा, ठीक है, तुम जैसी खूबसूरत बीवी का मिल जाना ही बहुत है। मैं रात को तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। अगर तुम कहो तो दिन को भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। खैर, ये जज्बातों का गम था जो मैंने उस समय पूर्वी की मोहब्बत में उठाया था, क्योंकि बाद में शादी के 1 हफ्ते में ही मुझे मालूम हो गया कि यह शर्त निभाना कितना मुश्किल है। जब भी मुझे कहीं बाहर जाना होता, कहीं डिनर पर जाना होता या दोस्तों की पार्टी में जाना होता, तो पूर्वी मेरे साथ नहीं जाती। धीरे धीरे ये बातें सब तरफ फैलने लगी कि मेरी बीवी अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करती है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने हमारे कमरे की सारी लाइट्स ख़राब कर दी और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा, पूर्वी, ये क्या हरकत है? ये सब क्यों कर रही हो? तो बोली, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रात को कहीं तुम गलती से लाइट ऑन ना कर दो और कहीं मेरा चेहरा ना देख लो। पूर्वी की ऐसी हरकतें देखकर अब मेरा शक यकीन में बदलते जा रहा था कि ज़रूर कुछ न कुछ बात है। आखिर पूर्वी के चेहरे में ऐसी क्या बात है जो रात को मैं उसके चेहरे को नहीं देख सकता? लेकिन हम दोनों में जो वादा हुआ था, मैं उस वादे पर अटल रहा था। एक रात पूर्वी बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो कभी अंदर जाती, कभी बाहर जाती, कभी कमरे में इधर उधर टहलने लगती, कभी मुंह पर हाथ रखती और कभी हाथों को उठाकर प्रार्थना करती। मैं समझ तो गया था कि पूर्वी बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन मैंने उससे कुछ पूछा ही नहीं। अब मैंने यहाँ की एक एक हरकत पर ध्यान रखना था। पूर्वी हर वक्त किसी का इंतजार करते हुए मालूम होती। हर वक्त उसकी नज़रें गेट पर ही रहती।
या फिर फ़ोन पर रहती। फ़ोन आता तो भागकर फ़ोन उठाती और हल्की आवाज़ में बात करने लगती, लेकिन हम दोनों के बीच शक जैसी कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए मैंने उसकी बातें सुनने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन एक दिन मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि पूर्वी किसी नए नंबर पर बात करती है। जिस नंबर पर वो बात करती उसके मायके का नंबर नहीं था। इस नंबर पर मैंने डायल किया तो दूसरी तरफ से कोई मर्दाना आवाज़ आ गई थी। मैं सदमे की हालत में वहीं सोफे पर बैठ गया। मेरा तो चैन सुकून सब कुछ लूट गया था। मेरी बीवी खूबसूरत तो थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि शायद वो मुझे प्यार नहीं करती, किसी और से प्यार करती है। फिर मैंने सोचा डायरेक्ट यहाँ से बात करने से अच्छा है कि मैं खुद ही मामले की तह तक पहुँचूँ। जब पूरा मामला खुल जाएगा तो यह भी बात सामने निकल कर आएंगी कि मैं रात को पूर्वी का चेहरा क्यों नहीं देख सकता। दिल में पक्का फैसला करते हुए मैं उठ खड़ा हुआ। अगले दिन रूटीन के मुताबिक मैं घर जल्दी आ गया। मैंने कहा, क्यों मुझे जल्दी घर में देखकर तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? क्या मेरे जाने के बाद तुम ऐसा क्या करती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वो आदमी मेरा दोस्त था। इंस्पेक्टर की वर्दी में खड़ा मेरा दोस्त विक्रम था। विक्रम को सामने देखकर मेरा गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया था। हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते थे और हमारी आपस में बातचीत भी होती रहती थी, लेकिन काफ़ी अरसे से मेरी विक्रम से मुलाकात नहीं हो पाई थी। मुझे यह तो पता था कि विक्रम हमारे इलाके में इंस्पेक्टर है, लेकिन कभी उसे मिलने का समय ही नहीं मिल पाया था। अचानक से विक्रम को अपने सामने देखकर मुझे बहुत हैरत हुई थी, लेकिन विक्रम को मुझे देखकर ज़्यादा हैरत नहीं हुई थी और ना ही उसने हेल्प का कोई इजहार किया। वो आराम से मेरे गले मिला और बोला, कहाँ थे यार, काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई। मैंने कहा, हाँ यार, बस काम में बिजी था। ये कहते हुए उसे मैं ड्राइंग रूम में ले आया, लेकिन मुझे हैरत हो रही थी कि विक्रम को कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ। फिर मुझे याद आया कि नहीं, अभी तो पूर्वी किसी का इंतज़ार कर रही थी। इस वक्त तो डोरबेल बजी थी और फिर सामने विक्रम था। तो क्या पूर्वी विक्रम का इंतज़ार कर रही थी? विक्रम से मैंने यही बात की कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ? तो बोला कि हम पुलिस वाले हैं और हमें अपने इलाके के हर इंसान के बारे में पता होता है कि कौन कहाँ रहता है और कैसे रहता है। विक्रम की बात से मैं सहमत नहीं हुआ। मेरा शक और बढ़ गया। मुझे शक हुआ कि जरूर पूर्वी विक्रम का ही इंतजार कर रही थी। विक्रम और पूर्वी के बीच जरूर कुछ न कुछ रिश्ता है। मैंने अपने दिल में सोचा, अगर मेरी बीवी पूर्वी मुझे धोखा दे रही है तो मैं भी पूर्वी के साथ कुछ ऐसा करूँगा जो जिंदगी भर याद रखेंगी। कुछ ऐसा करूँगा जिसे सपने में भी नहीं सोचा होगा। फिर मैं अपने मन ही मन में शादी की प्लानिंग करने लगा, लेकिन मैंने यहाँ पर अपने दिल की बात जाहिर नहीं होने दी। जो भी बात होती थी मैं अपने दिल में ही रखता था। यहाँ पर किसी भी तरह का उसे शक होने नहीं दिया। मैं हमेशा उसके सामने नॉर्मल ही रहता था, उस पर कुछ जाहिर नहीं होने देता था। रात को मुझे पूर्वी का चेहरा देखना है। अगर रात को पूर्वी का चेहरा देख लूँ तो विक्रम वाली गुत्थी भी सुलझ जाती। कमरे का बल्ब तो पूर्वी ने खराब ही कर दिया था, इसलिए मैंने अपने पास एक छोटी सी टॉर्च रख ली। पूर्वी कमरे में दाखिल हुई। वह सोने के लिए बेड पर लेटी। वैसे ही मैंने उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया, जिससे कि वो भाग ना पाए। उसकी बाजू को कसकर पकड़कर मैंने उसके चेहरे पर टार्च डाली और उसके चेहरे पर रोशनी पड़ते ही मेरी चीख निकलते निकलते रह गई, जिसकी वजह से मुझे बोला भी नहीं जा रहा था। हिम्मत करके मैं बोला, पूर्वी, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? इतना बड़ा धोखा! मैं तो तुमसे इतनी मोहब्बत करता था, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने नफरत से पूर्वी की तरफ देखा। पूर्वी का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। बोली, भगवान के लिए एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुम्हें मेरे ऊपर जो शक है वो शक दूर हो जाएगा, पहले मेरी बात सुन लो। वो रोते रोते मेरे पैरों में बैठ गई और गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगी। मैं भी पूर्वी को टाल ना सका। मैं अब इसके पास बैठ गया और मैंने कहा, बताओ, सारी सच्चाई बताओ, क्या सच्चाई है तुम्हारी? मेरा घराना कितना मॉडर्न है। मेरे मम्मी पापा मुझे नौकर नौकरानियों के हवाले छोड़कर अपने काम पर निकल जाते थे। मुझे उनकी ज़रूरत होती थी तो वह मुझे पैसों की गड्डियाँ थमा देते या शॉपिंग कर देते, लेकिन वह लोग यह बात नहीं समझते थे कि मुझे उनके पैसों की नहीं, उनके प्यार की ज़रूरत है। मेरी माँ मुझे कभी अपने करीब नहीं आने देती थी। कभी माँ से मिलने का दिल होता तो मैं अपने दिल को मना लेती थी। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि मुझे मिलने ऑफिस मत आना, जब भी आओ तो पहले फ़ोन कर देना, क्योंकि ऑफिस में मुझे हज़ारों काम होते हैं। एक दिन माँ से मिलने को मैं बहुत बेचैन थी। सोचा, फ़ोन करने से क्या फ़ायदा, और फ़ायदा इसलिए मैं बिना फ़ोन किए अपनी माँ से मिलने उनके ऑफिस चली आई। जैसे ही ऑफिस के अंदर कदम रखा तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरी माँ किसी और के साथ
रंगरलिया बना रही थी। अपनी माँ का यह रूप देखकर मुझे अपनी माँ से नफरत हो गई और मैंने इसका बदला कुछ इस तरह लिया कि मैं खुद ही नाइट क्लब में जाने लगी, अपने अंदर की उदासी को ख़त्म करने लगी। मैं पूरी पूरी रात घर के बाहर रहती। मेरी माँ बाप को पता भी नहीं था कि उनकी बेटी क्या कर रही है। ऐसा करके मैं अपने दिल को सुकून पहुंचाना चाहती थी, अपनी माँ से बदला लेना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ऐसा करके मैं खुद को ही नुकसान पहुंचा रही हूँ। मैं यह काम अपने दिल की तसल्ली के लिए करती थी, लेकिन मेरे दिल को फिर भी सुकून नहीं मिलता था। एक रात मैंने इस कदर नशा कर लिया कि मैं अपने होशो हवास खो बैठी और मैं इस कंडीशन में पहुंच गई थी जहाँ पर लड़कियां अपनी इज्जत को खो देती है। लेकिन इस मामले में मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी इज्जत बची रही, क्योंकि जब मेरी आंखें खुली तो मैं अकेले बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरे बिस्तर पर मेरे अलावा कोई नहीं था, कमरे में भी कोई नहीं था। कमरे की सजावट से लग रहा था कि यह किसी शरीफ लड़के का कमरा है। थोड़ी देर के बाद वह लड़का आ गया जिसका वो कमरा था, और उस लड़के को देखकर मैं समझ गई कि यह लड़का वाकई में शरीफ है, क्योंकि उसकी नज़रें झुकी हुई थी और उस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी भी थी। वो लड़का मुझे बोला कि मैं किसी काम की वजह से नाइट क्लब गया था, वहाँ पर आपको बेहोश पाया तो आपका ख्याल करते हुए आपको अपने घर ले आया। अब आप ठीक तो है ना? चलो मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ। मुझे उस लड़के से बेहद नफरत महसूस हुई। दाढ़ी बालों से तो मुझे वैसे भी बहुत नफरत थी, और फिर मेरी माँ का चेहरा भी मेरे सामने आ गया। फिर मुझे और भी ज़्यादा नफरत होने लगी, क्योंकि मेरी माँ भी शरीफ होने का ढोंग करती थी लेकिन शरीफ नहीं थी। वो लड़का मुझे घर तक छोड़ने आया, लेकिन मुझे उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा भी नहीं किया और गेट से ही उसे वापस लौटा दिया। मेरी ज़िंदगी रूटीन पर वापस आ चुकी थी, लेकिन वह लड़का मेरा अभी भी पीछा करता था। मैं जहाँ भी जाती वह लड़का मेरे पीछे पीछे आता। एक दिन मैंने उससे कहा कि वह मेरा पीछा क्यों करता है, तो वह मुस्कुराते हुए बोला, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे आपसे प्यार हो गया है। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसी बात करने की? मैंने उसे डांट कर भगा दिया, लेकिन उस लड़के ने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा। मैं जहाँ जाती वो लड़का मेरे पीछे पीछे आ जाता। अब तो मेरी सहेलियाँ भी मेरा मजाक उड़ाने लगी थी। एक दिन मेरी सहेलियाँ कहने लगी, इस लड़के से पीछा छुड़ाओ, देखो कितना खतरनाक लगता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब भी तुमसे बात करना छोड़ देंगे। अपनी सहेलियों के भड़काने पर मैंने उस लड़के से बदला लेने की ठान ली। एक बार जब मेरा पीछा कर रहा था तो मैंने उस लड़के से कहा, देखो अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगी। मैं तुम्हें आजमाना चाहती हूँ कि तुम मेरी मोहब्बत में कहाँ तक जा सकते हो। मैंने उस जगह का नाम बताया कि वहाँ पर मुझे मिलने आओ और वहाँ पर मेरी सहेलियों को अपनी बहादुरी का नमूना दिखाओ। वह मेरी बात मान गया। मैंने पहले ही पुलिस से कह दिया था। जैसे ही वो लड़का मेरे करीब आया, पुलिस वालों ने आकर उसे दबोच लिया और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गए। जब पुलिस वाले उसे जीप में डाल रहे थे तो उसकी आंखों में आंसू थे और वो मेरी ही तरफ देख रहा था। मेरे दिल को कुछ हुआ, लेकिन फिर मैंने खुद को नॉर्मल कर लिया। मैं और मेरी सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़े थे और वो लफंगा लड़के को हमने सजा दिलवा दी। अगले दिन मेरी सहेलियां ने कहा कि यार उस मंजनू को जाकर देख तो आओ कि उसका क्या हालत है। सहेलिया के भड़काने पर मैं उस लड़के से मिलने के लिए थाने पहुंची। जैसे ही मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी, मेरा दिल धक से रह गया। पुलिस वालों ने मार मार कर उसका कचुम्बर निकाल दिया था। उसके सर से खून बह रहा था, आंखों के पास भी चोट लगी हुई थी, ओठ भी सूजे हुए थे। मुझे उस लड़के पर बड़ा तरस आया, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल लिया। मुझ पर नज़र पड़ते ही उस लड़के की आंखों से मोटे मोटे आंसू बह गए। मुझे देखकर वो बोला, उस लड़के ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मैंने अपना मामला खुदा पर छोड़ दिया है। तुमने मेरा चैन लूट मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। भी तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि तुम्हारी रातें कभी सुकून से नहीं गुजरेंगी। तुम भी हर रात दर्द से गुजरोगी, हर रात मुझे याद करके तड़पोंगी। उसकी बद्दुआ से मेरा दिल दहल गया, लेकिन मैंने ज़्यादा परेशानी का इजहार नहीं किया। सुबह 8 बजे के टाइम मैं उस लड़के से मिलने गई थी। हम सब सहेलियों की आदत थी कि हम रात भर जागते थे और दिन को सोते थे। मैं उस लड़के से मिलकर वापस आ गई और अपनी सहेलियों के साथ खूब मौज मस्ती करने लगी। उस लड़के को मैं बिल्कुल भूल गई थी। दोपहर को आकर मैं सो गई, लेकिन जब शाम को मेरी आंखें खुली तो मुझे अपने चेहरे पर जलन सी महसूस हुई। धीरे धीरे जलन बढ़ती गई और फिर रात होते होते मेरे चेहरे पर भयानक जलन होने लगी। मैंने खुद का चेहरा शीशे में देखा तो मेरी चीख निकल गई। मेरा चेहरा इतना ज़्यादा बदसूरत हो चुका था कि मुझे खुद से ही नफरत थी। मैंने इस समय अपने चेहरे पर मास्क लपेटा और फिर मैं
डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर से दवा लेकर आई, चेहरे पर मैंने दवा लगाया, थोड़े सुकून मिला। फिर मैं सो गई। सुबह उठी तो मेरा चेहरा बिल्कुल साफ था। मैंने सोचा चलो अच्छा हुआ कि सभी बीमारी से मुझे छुटकारा मिल गया। लेकिन शाम होते होते मेरे चेहरे पर फिर से वही हाल हो गया। मैं जलन के मारे तड़पने लगी। मैं फिर से डॉक्टर के पास गई, उससे बहस करने लगी कि तुमने मुझे गलत दवा दी है। मैंने दूसरे डॉक्टर से दवा ली लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रात को मेरे चेहरे पर भयानक जलन होती और मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा बदसूरत हो जाता, बहुत ही खतरनाक हो जाता। मेरे चेहरे पर एक्ने आ जाते, सुबह होते होते ठीक हो जाते। मैंने कई डॉक्टर बदल के देखे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मैं समझ गई थी कि उस लड़के की बददुआ का असर है। मैं उस लड़के को खोजने लगी। मुझे मिल जाता तो मैं उससे माफ़ी मांग लेती। पता नहीं वो लड़का किस हाल में होगा और कहाँ होगा। विक्रम को मैंने इसलिए रिपोर्ट किया था जिससे कि विक्रम उस लड़के को ढूंढकर मेरे सामने ले आए और मैं उससे माफ़ी मांगूं और सुकून से जी सकूं। लेकिन विक्रम अभी तक उस लड़के का पता नहीं लगा पाया। पता नहीं वो लड़का कहाँ गया। पूर्वी के मुंह से यह सारी कहानी सुनकर मैं तो दंग रह गया। एक मासूम सी दिखने वाली लड़की क्या से क्या कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता था। चेहरे से इतनी मासूम और अंदर से इतनी खतरनाक। मैंने पूर्वी के चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा इतना ज़्यादा बदसूरत था कि देखा भी नहीं जा रहा था और यह तकलीफ बहुत जलन देती थी। उसके कर्मों की सज़ा थी जो उसे मिल रही थी। लेकिन अब पूर्वी पर मेरा एतबार उठ गया था। अब शायद ही मैं कभी उससे मोहब्बत कर सुकून ले पाता। अभी मैं रात को उसका चेहरा नहीं देखूंगा क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी उसका चेहरा देखने की। लेकिन एक अधूरापन सा लगता था, एक खालीपन सा लगता था। मेरी ज़िंदगी में कभी कभी सोचता हूँ कि दूसरी शादी कर लूँ, लेकिन फिर सोचता कि भगवान तो पूर्वी को उसके कर्मों की सज़ा दे ही रहे हैं। फिर भला मैं क्या चीज़ हूँ जो मैं उसके कर्मों की सज़ा उसे दे सकता हूँ। वो लड़का मिल जाए और पूर्वी को माफ़ कर दे तो शायद उसकी सज़ा कम हो जाए। उसी दिन का इंतज़ार रहेगा कि शायद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लौट आए। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आए और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।